आज हम r इजिकल टू रो एल बाई ए पे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, अ क्यूबॉइड ऑफ रेजिस्टिविटी रो हैज़ साइड्स ए बी एंड सी एच शोन। कि क्यूबॉइड है जिसका ये वाला साइड ए है, ये बी है और ये सी है। इस क्यूबॉइड की रेजिस्टिविटी रो है और ये कांस्टेंट रेजिस्टिविटी है। तो हमें फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस अक्रॉस फेसेस 1 एंड 2। 1 और 2 फेस के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एंड 3 एंड 4 और 3 और 4 के अक्रॉस। ठीक है, तो देखो रेजिस्टेंस अक्रॉस फेस 1 एंड 2, इसका मतलब हुआ कि जो भी करंट है वो फेस 1 और 2 के साथ मूव कर रहा होगा, के बीच में मूव कर रहा होगा। तो जो ये करंट है वो ऐसे जा रहा है। ये पार्ट ए के लिए अगर मैं बात करूँ तो ऐसे मान लेते हैं कि ये पार्ट ए है। तो इसके लिए अगर मुझे रेजिस्टेंस लिखना है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो रेजिस्टेंस होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जिसमें एल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, एंड ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर मैं ये चीज़ निकालना चाह रहा हूँ कि आर अक्रॉस 1 2, तो इसके लिए तो इन दो फेसेस के लिए करंट ऐसे जा रहा है, तो इसके लिए जो लेंथ होगा वो ए हो जाएगा और एरिया हो जाएगा बी इंटू सी। तो इसके लिए रेजिस्टेंस लिखा गया रो, लेंथ की जगह लिखा गया ए डिवाइड बाई एरिया की जगह बी इंटू सी। अगर मैं बात करूँ फेस 3 और 4 से, तो 3 और 4 से लेट से करंट ऐसे गया कि ये ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे चले गए। ये मान लेते हैं ये पार्ट बी के लिए हम कर रहे हैं। तो ठीक है, इसके लिए जो करंट है वो ऐसे गया, तो रेजिस्टेंस लिखा गया, ये पार्ट ए के लिए था, ये बी के लिए रेजिस्टेंस अक्रॉस 3 4। तो इसके लिए रेजिस्टिविटी तो रो ही हो गई, और लेंथ की करंट अगर ऐसे जा रहा है तो लेंथ हो जाएगा सी, और इस करंट के परपेंडिकुलर एरिया हो जाएगा ए इंटू बी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल बॉल ऑफ रेडियस ए इज सराउंडेड बाय थिन मेटेलिक शेल ऑफ रेडियस बी। स्पेस बिटवीन दिस टू स्फीयर इज filled by a medium of resistivity rho. Battery is connected as shown in the figure. Find the resistance of the sphere. तो इसमें जो फर्स्ट केस है वो ऐसा गिवन है कि जो भी ये मीडियम भरा हुआ था, इसमें रेजिस्टिविटी इसका कांस्टेंट था, वो वेरिएबल नहीं था। तो कांस्टेंट रेजिस्टिविटी है रो नोट, तो इसके हिसाब से हमें इसको सोल्व करना है। इसमें जो बैटरी कनेक्टेड है वो ऐसे है कि ये एक स्फेयर, मेटेलिक स्फेयर है जिसका रेडियस ए है, इसके साथ में एक और थिन मेटेलिक शेल है जिसका रेडियस बी है, और बैटरी ऐसे कनेक्टेड है ऐसे। तो जो करंट होगा वो कैसे जाएगा? करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है रजिस्टर के अंदर। तो ये हायर पोटेंशियल है, तो ये हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट हो गया। ये लोअर पोटेंशियल, तो ये लोअर पोटेंशियल है। तो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा, तो करंट रेडियली आउटवर्ड की तरफ मूव कर रहा है इसमें। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है कि इसमें अगर हम बनाएं तो इसमें आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि जो करंट है वो ऐसे जा रहा है आई। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस लिखा तो ऐसे ही जाएगा कि रेजिस्टेंस विल बी रो एल बाई ए। ठीक है, इसमें देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो करंट इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से मूव कर रहा होगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 4 पाई ए स्क्वेयर। लेकिन जब करंट यहाँ पर पहुँचेगा, तो जब करंट ऐसे मूव कर रहा होगा यहाँ से लेकर यहाँ, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा 4 पाई बी स्क्वेयर। इसका मतलब है जब करंट फ्लो कर रहा है, रेडियली आउटवर्ड फ्लो कर रहा है, तो उसका एरिया चेंज होता जा रहा है कि करंट पहले कुछ अलग एरिया से मूव कर रहा है, फिर बाद में अलग एरिया से मूव कर रहा है, बाद में लास्ट में अलग एरिया से, और इनफैक्ट जो एरिया है वो इंक्रीज़ होता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो हमें इसका जब रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला तो यूज़ कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या करना होता है कि यहाँ से हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट हम सिलेक्ट करेंगे, उस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस लिखेंगे, देन उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो एक स्फेयर सिनेरियो के लिए, एक स्फेरिकल सिनेरियो के लिए एलिमेंट भी कैसा होना चाहिए? स्फेयर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाके, यहाँ से ऐसे मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे जाके मैंने एक स्फीयर कट किया ऐसे। ठीक है, और स्फीयर की जो विड्थ होगी वो कितनी होगी? डी एक्स। तो हम इसको यहाँ बनाते हैं। ठीक है, तो जो मैंने एलिमेंट लिया, एलिमेंट्री स्फीयर, ये मैंने क्या किया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाके एक स्फीयर मैंने कट किया जिसकी विड्थ हो गई
dx। तो यहाँ से इस स्फीयर का रेडियस हो गया x और इसकी विड्थ हो गई dx। तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो विड्थ हो गई ये हो गई dx। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें करंट मूव करवाना है, तो करंट तो ऐसे जा रहा है, तो करंट जा रहा है इसमें ऐसे रेडियली आउटवर्ड। तो ठीक है, हमें इसका क्या लिखना होगा, हमें इसका छोटा सा रेजिस्टेंस लिखना होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्री स्फीयर विल बी, इसको मैं लिख देता हूँ डी आर। जो रेजिस्टेंस लिखा जाएगा वो रेजिस्टेंस लिखेंगे रो एल बाई ए। अब देखो रो तो कितना हो गया इसका, रो नॉट, ठीक है। अच्छा, जब करंट ऐसे मूव कर रहा है, यही ऐसे मान लेते हैं कि करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो वो डी एक्स लेंथ के अलोंग मूव कर रहा है। तो जो इसका लेंथ लिखा जाएगा एल, वो लिखा जाएगा डी एक्स। और एलिमेंट्री स्फीयर का जो एरिया हो गया कि जब ये करंट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो ये डी एक्स इतना छोटा है कि ये एरिया और ये एरिया ऑलमोस्ट इक्वल है। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, जो करंट मूव किया वो 4πx² के एरिया से मूव कर रहा है। तो हमने इसका क्या लिख दिया, एक रेजिस्टेंस लिख दिया। अब इन रेजिस्टेंस को क्या करते जाएंगे, हम इंटीग्रेट करते जाएंगे और नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो हम इसका रेजिस्टेंस लिखते हैं, देखो इसका हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस आर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। तो इसको हमने लिखा है ऐसे, इंटीग्रेशन डी आर का मतलब रो नोट डी एक्स बाई x²। अच्छा, लिमिट, जब ये करंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो जो छोटे से छोटा स्फीयर हम कट कर सकते हैं कि वो यहाँ पर ए पे कट कर सकते हैं, ए रेडियस पे, और बड़े से बड़ा बी रेडियस पे। तो इसका लिमिट आ जाएगा ए टू बी, ठीक है। तो इसको यहाँ लिखते हैं, जो रेजिस्टेंस लिखा गया आर, वो देखो रो नोट तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो ये बाहर आ जाएगा। अच्छा, इसमें 4π भी आएगा, तो ये रो नोट और 4π ये तो कांस्टेंट हो गए। तो रो नोट बाय 4π इंटीग्रेशन ए टू बी डी एक्स बाई x²। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रो नोट बाई 4π इंटू 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, लिमिट रख देंगे a से b। तो रेजिस्टेंस आ जाएगा रो नोट डिवाइड बाय 4π, ये लिमिट रखेंगे -1/b माइनस ऑफ -1/a। तो ओवरऑल जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया, रेजिस्टेंस विल बी रो नोट डिवाइड बाय 4π, ये आ जाएगा 1/a माइनस 1/b। तो ठीक है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। इसको देखो हमें याद भी रखना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट है। तो कई बार एक डायरेक्ट फॉर्मूलेज भी आ जाते हैं। एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, और रेजिस्टिविटी रो नोट है। तो उसका रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं रो नोट डिवाइड बाई 4π 1/a माइनस 1/b। तो इसको याद भी रखना इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अच्छा, इसका एक दूसरा क्वेश्चन और करते हैं कि सिंस हम इंटीग्रेशन सीख रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो ठीक है थोड़ा वेरिएबल रेजिस्टिविटी का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे इसमें कांस्टेंट रेजिस्टिविटी गिवन थी, तो अगर मैं सेम क्वेश्चन में ऐसे बोलूँ कि इसका एक सेकंड केस हम कर लेते हैं कि ये केस 2, लेट्स से रेजिस्टिविटी इज़ वेरिएबल रेजिस्टिविटी। तो हम करते हैं, चलो एग्जांपल लेते हैं कि उन्होंने एग्जांपल दिया है कि जो रेजिस्टिविटी है वो ऐसा गिवन है, रो नॉट r³, ऐसा एक रेजिस्टिविटी गिवन है। और हमें अब इसका क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगेन वही चीज़ करेंगे कि एक एलिमेंट्री स्फीयर कट करेंगे, एलिमेंट्री स्फीयर में हम छोटा सा रेजिस्टेंस लिखेंगे, देन उसको इंटीग्रेट करेंगे। चलो करते हैं। तो इसको हमने ऐसे लिखा कि ये हमारा एक एलिमेंट्री स्फीयर हो गया, तो हमने क्या किया, x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा स्फीयर कट किया जिसकी विड्थ थी dx। तो हम लिखेंगे रेजिस्टेंस
ऑफ एलिमेंट्री स्फीयर, ये लिखा गया डी आर। अगेन अभी भी ऐसे लिखा जाएगा इसकी रेजिस्टिविटी। अब इसकी रेजिस्टिविटी कितनी हो गई कि x डिस्टेंस पे जाके इसकी रेजिस्टिविटी हो गई रो नॉट एक्स क्यूब। इसका लेंथ जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डी एक्स, जब करंट मूव कर रहा है तो ये डी एक्स लेंथ पे ही मूव कर रहा है, डिवाइड बाय एरिया 4π x²। अब मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आर, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट अगेन ए टू बी। तो इसको जब लिखेंगे लिमिट ए टू बी तो ये आ जाएगा रो नोट, ये एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर ये कट के हो जाएगा एक्स डिवाइड बाय 4π, ये हो जाएगा डी एक्स। अच्छा अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो भी कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएंगे, तो रो नोट बाई 4π बाहर आ जाएगा, तो आर विल बी रो नोट बाई 4π, इंटीग्रेशन बच जाएगा बस एक्स और डी एक्स पे और लिमिट ए से बी। एक्स का इंटीग्रेशन होता है x²/2, तो ये आ जाएगा रो नोट बाई 4π इंटू x²/2 लिमिट ए से बी। तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया रो नोट डिवाइड बाई 4π, ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b²/2 माइनस a²/2। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो ये हमारा आ गया रो नोट b² माइनस a² डिवाइड बाय 8π। देखो इसमें और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं था, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का ही फ़र्क था कि अगर मैंने रेजिस्टिविटी कांस्टेंट ले लिया तो देखो यहाँ तक तो सब कुछ सेम लिखा गया। उसके बाद क्या था, अगर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट था तो मैंने रो नोट रखा, और जो भी चीज़ इसमें अब इंटीग्रेट करनी थी तो जो भी चीज़ इसमें कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, देन उसका इंटीग्रेशन करना है। इसमें क्या क्या, जो रो था वो हमने वेरिएबल ले लिया, तो रो इजिकल टू रो नोट r³ ये बनता। तो जैसे जैसे r इंक्रीज होता जाएगा रो चेंज होता जाएगा, तो ये वेरिएबल रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन हो गया। तो अभी भी यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम था, बस यहाँ पे हमें करना क्या था कि जो रेजिस्टिविटी थी उसको हमने क्या रखना था, रो नोट x³, क्योंकि x पे जाके रेजिस्टिविटी हो जाएगा रो नोट x³। तो बस यहाँ लिखना था, ये हमने लिख दिया। देन उसको क्या किया, हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद वही था कि जो भी कांस्टेंट टर्म थी वो बाहर आ गई और बाकी बची हुई चीज़ को हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि जैसे नीट में आते हैं, जेई मेंस में आते हैं, तो अलग अलग क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि वो वेरिएबल रेजिस्टिविटी का भी क्वेश्चन दे सकता है। फॉर्मेट सेम है, बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स चेंज हो जाता है। इसमें हमें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला डिपेंड करता है कि रो का क्या फंक्शन दिया गया। फंक्शन चेंज होता जाएगा तो ये वाला आंसर भी चेंज होता जाएगा, बट ये सेम रहेगा एज फार एज रो नोट इज़ कांस्टेंट। तो हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया स्फीयर के ऊपर, जिसमें हमने वेरिएबल रेजिस्टिविटी और कांस्टेंट रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन किया था। तो ऐसे ही हॉलो सिलेंडर के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, अ सिलेंडर ट्यूब हैज़ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी इज़ कनेक्टेड बाय अ बैटरी, देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब बिटवीन इट्स एंड। तो बिटवीन इट्स एंड का मतलब है कि जैसे मान लो कि एक सिलेंडर है जिसका इनर रेडियस ए हो गया और आउटर रेडियस बी हो गया, तो एंड के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जो बैटरी लगी है वो एंड पे लगी हुई है। अगर बैटरी ऐसे लगी हुई है तो करंट ऐसे जाके करंट ऐसे मूव करेगा, तो इसमें जो करंट है, मतलब इसमें गिवन है ये जो केस है ये ऐसा है जिसमें करंट इज फ्लोइंग अलोंग द लेंथ ऑफ सिलेंडर, कि जो भी सिलेंडर है, ट्यूब है, उसके लेंथ के पैरेलल करंट फ्लो कर रहा है। तो जैसे मान लो अगर ये बैटरी ऐसे लगी तो करंट ऐसे जाके करंट ऐसे जाएगा, ठीक है, आई, और इसमें भी करंट ऐसे फ्लो करेगा, आई, ठीक है। तो हमें इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो रेजिस्टेंस अभी भी लिखा जाएगा रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस विल बी रो इंटू एल बाई ए। लेकिन देखो जब करंट यहाँ पर और यहाँ पर मूव कर रहा है, तो जब करंट यहाँ मूव करेगा तो सिर्फ और सिर्फ इस ये जो दो सिलेंडर के बीच में जो एरिया है इधर से मूव करेगा। तो यहाँ पर जब मूव करेगा उसका एरिया, और जब यहाँ पहुँच जाएगा करंट उसका एरिया सेम है। जब एरिया सेम है तो रेजिस्टेंस को क्या इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस
सिलेंड्रिकल ट्यूब को साइड से देखें तो ये ऐसा कुछ नज़र आएगा कि ये एक ऐसे सर्कल नज़र आएगा, ये भी ऐसे, और इसमें ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, और जो भी करंट मूव कर रहा है ये करंट ऐसे इस वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो अगर मैं यहाँ से लेकर इसका एरिया लिखूँ तो जो सिर्फ इसका ये वाला एरिया आएगा, तो एरिया आ जाएगा, एरिया ए विल बी, ये अंदर वाला जो भी एरिया लिखना है ये लिखना है, तो पाई बी स्क्वेयर माइनस पाई ए स्क्वेयर। तो हम इसका रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस विल बी रो, लेंथ की जगह तो क्या आ गया एल ही आ गया, और एरिया की जगह आ गया पाई बी स्क्वेयर माइनस पाई ए स्क्वेयर। तो हमने इसको लिखा पाई बी स्क्वेयर माइनस पाई ए स्क्वेयर। तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। इसी का सेकंड पार्ट क्या कहता है, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। इसका मतलब हुआ कि जो इनर सरफेस है और आउटर सरफेस है इसके बीच में एक बैटरी जुड़ी हुई है ऐसे। तो अगर ये बैटरी ऐसे है तो करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगा, तो इसमें करंट जो है वो रेडियली आउटवर्ड फ्लो करेगा, तो करंट ऐसे जा रहा है। तो ये वाला जो केस है वो है केस व्हेन करंट इज फ्लोइंग रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, जैसे स्फेयर में हो रहा था कि करंट जब रेडियली आउटवर्ड फ्लो कर रहा था तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ा था, क्योंकि जैसे ही करंट मूव करता जाएगा उसका एरिया चेंज होता जाएगा, तो एरिया चेंज होता जाएगा तो रेजिस्टेंस हम इंटीग्रेट करके निकालेंगे। तो इसमें भी इंटीग्रेशन वाला ही क्वेश्चन है ये। तो देखो इसमें जो करंट है वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड फ्लो कर रहा है, तो इसका अगर मैं साइड वाला डायग्राम देखूँ तो ये कुछ ऐसे होगा कि ये हो गया आउटर सरफेस, ये हो गया इनर सरफेस, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो जो करंट है वैसे रेडियली आउटवर्ड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमें अब इसको क्या करना है कि इसको हमें इंटीग्रेट करके इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो इसमें जो एलिमेंट लेंगे, जैसे अगर ये सिलेंड्रिकल ट्यूब दिया हुआ था तो सिलेंड्रिकल ट्यूब दी गई है तो एलिमेंट भी सिलेंडर ही होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसकी एक्सिस से, ये जो इसका एक्सिस है, इसकी एक्सिस से एक्स डिस्टेंस ऊपर जाके एक हम सिलेंडर एज्यूम करेंगे। तो ठीक है, हमने जो सिलेंडर एज्यूम किया वो क्या किया कि जैसे अगर ये एक्सिस है तो इसकी एक्सिस से एक्स डिस्टेंस ऊपर जाके हमने एक एलिमेंट्री सिलेंडर लिया, ये इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो एल ही रहेगी। ठीक है, लेकिन इसका जो रेडियस हो जाएगा वो रेडियस हो जाएगा लेट से एक्स। ठीक है, अच्छा, और इसका जो विड्थ आएगा, जो विड्थ आएगा वो कितना आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। तो इसको ऐसे बनाओ, तो जो इसका विड्थ होगा ये एक्स पे जाके डी एक्स का हमने एक सिलेंडर एज्यूम किया, और इसमें जो करंट है वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। तो ये हो गया एलिमेंट्री सिलेंडर। ठीक है, तो अगर मैं इसको इसमें देखें तो इसमें एलिमेंट्री सिलेंडर क्या बना होगा कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाके एक ऐसे एक सर्कुलर डिस्क सा इकट्ठा होगा। तो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ये ऐसे है, और इसके बाहर एक और डी एक्स विड्थ का एक और सर्कल। तो ये हो गया, ये एक्स हो गया, और ये जो इसकी विड्थ हो गई ये हो गई डी एक्स। तो जो करंट है वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड जा रहा है इसमें। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्री सिलेंडर
ये कितना लिखा गया dr, जो रेजिस्टेंस लिखा गया वो लिखा गया रो L/A, जिसमें इसका जो रेजिस्टिविटी है वो कितना हो गया रो, ठीक है। जो लेंथ है कि अगर सिलेंडर जो करंट है वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड जा रहा है तो ये dx लेंथ से ही आगे जा रहा है, तो ये dx तो इसका लेंथ हो गया। और इसका एरिया लिखा जाएगा इसका सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा जिसका लेंथ l है और जिसका रेडियस x है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो इसका एरिया हो जाएगा 2πx इंटू एल, 2πRL होता है तो एरिया लिख दिया ये, तो ये हो गया 2πxL। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है ताकि हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस R, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, dr पे। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक, करंट जाएगा इनर सरफेस से आउटर सरफेस से तक, तो ये हो जाएगा A टू B। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेट, यह आ जाएगा रो dx डिवाइड बाई 2πL इंटू एक्स, रो 2πL। अब इसमें देखो ये भी वैसे ही क्वेश्चन हो सकता है वेरिएबल और कांस्टेंट रेजिस्टिविटी का। ये कांस्टेंट रेजिस्टिविटी है तो ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये 2πL ये भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस लिखा जाएगा रो डिवाइड बाय 2πL, ठीक है। ये लिखा गया dx बाई एक्स, लिमिट a से b, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो ये हो जाएगा रो डिवाइड बाय 2πL इंटू ln x, लिमिट a से b। तो r विल बी रो डिवाइड बाय 2πL इंटू, यहाँ लिखा जाएगा ln b माइनस ln a, लिमिट लगा देंगे तो ln b माइनस ln a हो जाता है ln b बाई a। तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस आया वो आ गया R इज इक्वल टू रो डिवाइड बाय 2πL ln b बाई a। देखो ये भी कांस्टेंट रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन था तो इसका ये वाला फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए। ये भी कई बार डायरेक्ट आ जाता है कि होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है और करंट रेडियली आउटवर्ड जा रहा है तो उसमें रेजिस्टेंस कैसे लिख सकते हैं, रो डिवाइड बाय 2πL ln b बाई a। अब इसमें क्या है कि और भी टिपिकल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि जैसे जो जेईई एडवांस में भी आते हैं, वो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे ये दोनों क्वेश्चन कांस्टेंट रेजिस्टिविटी के थे तो वेरिएबल रेजिस्टिविटी का होगा तो भी सेम फॉर्मेट ही रहेगा। तो वेरिएबल रेजिस्टिविटी गिवन होगी तो देखो हमें एलिमेंट्री सिलेंडर लेना पड़ेगा, उसमें एक छोटा सा एलिमेंट्री रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा, तो वो ऐसे लिखेंगे रो dx डिवाइड बाई 2πxL। अब अगर रो वेरिएबल होगा तो रो का जो भी फंक्शन होगा यहाँ पे आप पुट कर देना, देन उसको क्या करना, उसको इंटीग्रेट कर देना। कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, जो भी बच जाएगा उसको इंटीग्रेट कर देना, उससे ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ठीक है, हमने कांस्टेंट रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मेट पढ़ा, वेरिएबल रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मेट पढ़ा, इसमें सिलेंडर भी कर लिया और हमने स्फीयर भी कर लिया। एक फ्रस्टम और कर लेते हैं, उसको भी हम सोल्व करके देखते हैं। तो हमें इसमें होलो सिलेंडर में एक तो ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्फीयर में भी एक कांस्टेंट रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फ्रस्टम के ऊपर है। ये फ्रस्टम क्या होता है कि जैसे एक कोन होता है तो उसका एक सेगमेंट हम कट कर देते हैं, तो उसके बाद ये ट्रंकेटेड कोन जो होता है इसी को हम फ्रस्टम बोलते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है, अ मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज फॉर्म्ड इन द शेप ऑफ ट्रंकेटेड कोन विच इज फ्रस्टम एज शोन, द रेडियाई ऑफ इट्स एंड आर ए एंड बी एंड इट्स लेंथ इज एल। Assuming a uniform current density through any circular cross section of the cone, find the resistance between two ends। मतलब ये एक एंड है जिसका रेडियस ए है और दूसरा एंड है उसका रेडियस बी है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो एल है। तो हमें पता लगाना है कि अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो कि जब करंट यहाँ मूव कर रहा है तो जैसे यहाँ मूव करेगा तो करंट इस वाले एरिया से मूव कर रहा है, तो करंट का जो एरिया हो गया वो हो गया पाई ए स्क्वायर, और जब करंट यहाँ पहुँच जाएगा तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा पाई बी स्क्वायर। मतलब जब करंट मूव कर रहा है तो एरिया चेंज हो रहा है। अगेन ये भी इंटीग्रेट करने वाला क्वेश्चन है। तो ठीक है, इसके अंदर हम काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक्स पे जाके हम क्या करते हैं कि ऐसा मानते हैं कि यहाँ से इस वाले पॉइंट से एक्स पे जाके हम एक यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क कट करते हैं। तो ये सर्कुलर डिस्क कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो एक्स पे जाके एक
डी एक्स लेंथ का हमने सर्कुलर डिस्क कट किया और इसका जो रेडियस है वो रेडियस हो जाएगा आर। इसका रेडियस अगर मैं लिखूँ तो ये रेडियस हो जाएगा आर। ठीक है, तो जैसे जैसे ठीक है यहाँ से ये डिस्क आगे चलता जाएगा तो जैसे जैसे एक्स चेंज होता जाएगा आर भी चेंज होता जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये जो हमने एलिमेंट सिलेक्ट किया इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लिखते हैं। तो हमारा जो एलिमेंट है, तो एलिमेंट जो बनेगा वो एक डिस्क बनेगा। तो हम लिखते हैं इसको एलिमेंट्री डिस्क ऑफ रेडियस आर। तो ठीक है, इस वाली जो डिस्क है, ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं, ये जो डिस्क बनेगा, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है वो हो गया डी एक्स। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो रेडियस हो गया वो हो गया आर। ठीक है, तो इस वाले डिस्क से जो करंट है वो ऐसे मूव कर रहा है, तो करंट इस वाली डायरेक्शन में गया आई। तो हमें इस एलिमेंट्री डिस्क का छोटा सा रेडियस लिखना है, तो रेजिस्टेंस लिखना है। तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट्री डिस्क, तो छोटा सा जो रेजिस्टेंस आएगा डी आर, वो कितना लिखा जाएगा, रो एल बाई ए। जो इसकी रेजिस्टिविटी दी गई है वो रो है और ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन है। तो रो इनटू इसका जो लेंथ हो गया वो हो गया डी एक्स डिवाइड बाय इसका जो एरिया हो जाएगा, कि अगर करंट ऐसे मूव कर रहा है तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। लेकिन देखो, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो जैसे जैसे ये डिस्क आगे सरकता जाएगा वैसे वैसे इसका रेडियस भी चेंज होता जाएगा। तो मतलब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो इसमें दो वेरिएबल हैं, एक्स भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो किसी एक लिमिट के ऊपर करेंगे, या तो एक्स पे या आर में। तो एक्स और आर में हम एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, देखो मैंने इसको बोल दिया ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये ओ हो गया, अच्छा, और ये वाला पॉइंट मैंने बोल दिया कैपिटल बी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट को हमने बोल दिया सी, और ये हो गया डी, ये वाला पॉइंट हो गया डी डी। तो देखो इसमें दो ट्रायंगल बनेंगे, सी ओ डी और बनेंगे ए ओ बी। सी ओ डी ट्रायंगल और ए ओ बी ट्रायंगल सिमिलर है, तो इन सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी, तो सिमिलरिटी का क्या रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं कि सिमिलरिटी के लिए लिख सकते हैं हम कि ये लिख सकते हैं ओ डी डिवाइड बाय ओ बी, ओ डी डिवाइड बाय ओ बी इज इक्वल टू सी डी डिवाइड बाय ए बी, सी डी डिवाइड बाय ए बी। तो ठीक है, ओ से लेकर डी तक का डिस्टेंस तो हो गया एक्स, ओ से लेकर बी तक हो गया इसका पूरा लेंथ एल। सी डी क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हो गया रेडियस आर, और ये हो गया ए, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस ए। ऐसे ही ए से बी कितना हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ए, तो ए भी डिस्टेंस हो गया बी माइनस ए। तो मैं एक्स लिख देता हूँ, एक्स विल बी एल डिवाइड बाई बी माइनस ए इंटू आर माइनस ए। ठीक है, तो ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम x की जगह ये लिख देते हैं। तो हमें dx चाहिए, तो मैंने इसको क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो इसको जो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा dx, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर रहेगा b माइनस ए। अच्छा, r का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dr और a का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो। तो dx कितना लिखा गया, dx लिखा गया l डिवाइड बाई बी माइनस ए इंटू डी आर। ठीक है, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे और उसको फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। देखो, तो मैंने इसको क्या लिखा कि मैंने डी आर को ये लिखा रो इंटू डी एक्स की जगह लिखा मैंने एल डिवाइड बाई बी माइनस ए इंटू डी आर। अच्छा, ये कितना हो गया, पाई आर स्क्वेयर। अब मुझे क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस आर, ये हो जाएगा इंटीग्रल डी आर। अच्छा, तो इसके लिए लिखते हैं आर विल बी इंटीग्रल, ठीक है, डी आर की जगह हो गया रो एल डिवाइड बाय पाई बी माइनस ए। ठीक है, और ये हो गया
डी आर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। अच्छा, अब ये पूरा का पूरा जो भी इंटीग्रेशन है वो आर के ऊपर है। आर मतलब जो ये जो डिस्क बनेंगे, इस डिस्क का रेडियस, तो अगर मैं डिस्क को बिल्कुल यहाँ कट करता हूँ, एकदम इस वाले पॉइंट पे कट करता हूँ, तो इसका रेडियस हो जाएगा ए, और इसी डिस्क को अगर यहाँ कट करेंगे तो उसका रेडियस हो जाएगा बी। तो लिमिट जाएगा ए से लेकर बी। अब इसमें मैथमेटिक्स करो कि इसमें जो रो एल पाई बी ए, ये जो टर्म है ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो इसको मैंने ऐसे लिखा, रो एल डिवाइड बाय पाई बी माइनस ए, और जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ डी आर बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, लिमिट ए से बी हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस आर विल बी रो एल डिवाइड बाय पाई बी माइनस ए इंटू 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय आर, लिमिट ए से बी, रो एल डिवाइड बाय पाई बी माइनस ए, इसमें लिमिट रखेंगे -1/b माइनस ऑफ -1/a। तो रेजिस्टेंस आ जाएगा रो एल डिवाइड बाय पाई बी माइनस ए इंटू, ये हो जाएगा 1/a माइनस 1/b। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा आर विल बी रो एल डिवाइड बाय पाई बी माइनस ए, यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हैं तो बी माइनस ए डिवाइड बाय ए बी। तो बी माइनस ए को बी माइनस ए ने कट कर दिया, तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया वो क्या आ गया, ये आ गया आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय पाई ए बी। ये बहुत बार है ना 12th क्लास में भी आता है इसको डेराइव करने के लिए, तो इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी हमें याद होना चाहिए। इसमें एल का मतलब हो गया लेंथ ऑफ फ्रस्टम, ए का मतलब हो गया एक एंड का छोटा वाला रेडियस, और बी का मतलब हो गया बड़ा वाला रेडियस, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। ये हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्रस्टम। तो आज के सेगमेंट में हमने रो इजगल टू आर इजगल टू रो एल बाई ए के कुछ अलग क्वेश्चंस किए थे, जिसमें इंटीग्रेशन वाले भी क्वेश्चन देखें, वेरिएबल रेजिस्टिविटी, कांस्टेंट रेजिस्टिविटी वाले भी क्वेश्चन देखे। तो देखो पहले वाले जो एग्जांपल था, इसमें ये तो बेसिक एग्जांपल था जिसमें रो एल बाई ए को यूज़ करना सिखाया, जिसमें हमने देखा कि जो एल होता है वो लेंथ होता है पैरेलल टू करंट, और एरिया का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू करंट। अगर रो एल और ए तीनों कांस्टेंट रहेंगे तो इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकंड वाले एग्जांपल में हमने ये देखा, इसके जो फर्स्ट केस था इसमें रेजिस्टिविटी कांस्टेंट थी, तो ठीक है हमें इंटीग्रेट करके इसको सोल्व करना पड़ा, और ये वाला फॉर्मूला हमने याद भी कर लिया कि मेटल स्फीयर के लिए कितना रेजिस्टेंस आता है। सेकंड, इसी का जो सेकंड पार्ट था वो वेरिएबल रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन था, वो भी हमने सोल्व करके देख लिया कि अगर रेजिस्टिविटी के अलग अलग फॉर्म दिए जाए तो भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। थर्ड जो क्वेश्चन था उसमें, थर्ड क्वेश्चन के पहले पार्ट में भी वही कि सिंपल आर इजल टू रो एल बाई ए लग रहा था, और सेकंड वाला जो पार्ट था उसमें हमने रेजिस्टिविटी कांस्टेंट लिया और उसको इंटीग्रेट करके देखा कि सिलेंडर के अंदर क्या इसका आंसर आता है। तो ये भी हमने याद कर लिया कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो हमें याद रहना चाहिए। फिर इसके बाद हमने सिलेंडर पढ़ने के बाद हमने फ्रस्टम सीखा कि फ्रस्टम में अगर कांस्टेंट रेजिस्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सोल्व करना है। इसमें भी एक स्टेप और आगे जा सकते हैं कि अगर मैं रेजिस्टिविटी वेरिएबल कर दूं तो फॉर्मेट सेम रहेगा, उसको बस इंटीग्रेट करना है। या तो रेजिस्टिविटी एक्स का फंक्शन दिया गया होगा या आर का फंक्शन दिया गया होगा, ठीक है। उसके हिसाब से देख लेना कि यहाँ पर जब इसको करेंगे कि या तो आप एक्स को आर के टर्म में एक्सप्रेस करो या आर को एक्स के टर्म में एक्सप्रेस करो। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसको कुल मिला के एक वेरिएबल में हमें बनाना होता है, या तो एक्स को आर में बनाओ या फिर आर को एक्स में बनाओ। अगर रेजिस्टिविटी एक्स का फंक्शन होगा तो आपको आर को एक्स के टर्म में लिखना होगा, और रेजिस्टिविटी अगर आर का फंक्शन होगा, रेडियस का फंक्शन होगा, तो एक्स को आर के अंदर आप एक्सप्रेस करो, ठीक है।